स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स देखें तो 8950 के आसपास ही निफ्टी कर रहा है कामकाज। सेंसेक्स भी 29000 के ऊपर बरकरार। एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आप देखिए सपोर्ट आ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स से भी, जहां पर आधे % तक की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 0.20% तक की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आज अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा तेजी आज सरकारी बैंकों में भी देखने को मिल रही है और आधे % तक की तेजी 124 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बैंक इस वक्त कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए अंचल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए डेफिनेटली बजिंग में सबसे ज़्यादा तो BHEL जरूर नजर रखिएगा, शानदार नतीजे रहे। लेकिन इसके अलावा रिजल्ट इंपैक्ट में अगर आप देखिए ऑयल इंडिया नतीजा है, उसके बाद से इंपैक्ट दिख रहा है। चेन्नई पेट्रो HMT नंबर्स पोस्ट किए और साफ तौर पर नंबर्स का इंपैक्ट आज शेयर पर दिख रहा है। आंध्रा पेट्रो, आप जैसा कि हेडलाइन में बात कर रही थी, आज एक बड़ा दिन रहा आंध्रा पेट्रो के लिए। कंपनी ने बेसिकली शिकायत की थी DGAD से कि जो सऊदी अरब से जो इंपोर्ट होता है कोटिंग मटेरियल, वो डंप हो रहा है इंडिया में और उसी की अब जांच शुरू हुई है। और इस खबर के बाद से आज पूरे दिन आंध्रा पेट्रो में शानदार खरीदारी देखी जा रही थी। सिंजर इंटरनेशनल, इस पर भी नजर रखिएगा। आज शेयर अपने 500 के लेवल को इसने क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई अपने नए बना रहा है। बेसिकली खबर ये है कि जो इमेजिन इंक है के लिए बैंगलोर में R&D सेंटर बनाएगी, तो डेफिनेटली R&D में कंपनी है, नई कंपनी के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करेगी। एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा इसका कंपनी के शेयर पर। आज एक जोरदार तेजी देखी गई। जैन इरिगेशन, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आने के बाद से इस शेयर में तेजी देखने को मिली। ओवरवेट की रेटिंग में बरकरार रखी है मॉर्गन स्टैनली ने। लक्ष्य 92 से सीधा बढ़ा के 131 कर दिया। एक क्वांटम में जंप किया है लक्ष्य को और उसका इंपैक्ट आज शेयर पे साफ दिख रहा था। रेडिंगटन की बात करते हैं। एप्पल आईफोन का लॉन्च होना है, आज i7 का लॉन्च होगा और उसकी एंटिसिपेशन में पिछले 2 दिन से लगातार रेडिंगटन में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की। देखिए इंफ्रा शेयरों में 5 दिन से लगातार बाएंगे। कोई भी शेयर उठाइए, सुनील हाईटेक, पटेल इंजीनियरिंग, MBL इंफ्रा, ARSS इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, यूनिटी इंफ्रा, सभी तेज हैं। वहीं दूसरी और बैंकिंग शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी। साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, PNB, देना बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उनमें एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। साथ ही टायर शेयरों में आज कहीं ना कहीं तेजी थी। सीएट तेज है, अपोलो टायर्स तेज है, MRF, गुडियर टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सभी में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे सेक्टर थे, लेकिन चाय सेक्टर पर भी नजर रखिएगा। अक्रॉस द बोर्ड टी सेगमेंट में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। जयश्री टी स्ट्रॉन्ग है, मैक्लॉयड रसल, डायना टी, उसके अलावा बॉम्बे बर्मा, सभी में एक अच्छा फ्लो बाइंग देखने को मिल रही है। और ऑटो एंसिलरी शेयर लगातार दूसरे दिन इन पूरे सेक्टर में ही खरीदारी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इन सभी सेक्टर्स को लिस्ट आउट करने के लिए, जहां पर जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। खास तौर पर BHEL के ऊपर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। 14.5% तक का इंक्रीज अभी भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं और नतीजों ने एस्टिमेट्स को पूरी तरीके से बीट किया है, उसके बाद इस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बारीकियां रही हैं रिजल्ट्स में, समझाने के लिए हमारे साथ संदीप मौजूद हैं। संदीप, आपसे आगे आने वाले नतीजों के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले BHEL की ही बात करते हैं। क्या ऐसा खास बात रही BHEL के इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में जिसकी वजह से पूरे एस्टिमेट्स को बीट करते हुए नजर आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, और खास तौर पर मुनाफे फ्रंट पे भी 54% तक का उछाल देखने को मिला है? क्योंकि साक्षी, एग्जीक्यूशन एक की वर्ड है जिसके ऊपर बाजार देखना चाहता है कि किस तरह का परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर करती है। और डेफिनेटली किसी भी एनालिस्ट के अनुमान को इस कंपनी ने बीट किया है। रेवेन्यूज अगर आप देखें, हम अनुमान कर रहे थे 3.25% बढ़ेंगे, 29% के आसपास की बढ़त रेवेन्यूज में देखने को मिली है। 2 मेन सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है, पावर और इंडस्ट्री सेगमेंट में। पावर सेगमेंट में रेवेन्यूज 5% और इंडस्ट्री सेगमेंट में करीब 15% बढ़ने का अनुमान था। लेकिन उसके विपरीत देखिए, पावर सेगमेंट में 32%, इंडस्ट्री सेगमेंट में 22.5% के आसपास की बढ़त रेवेन्यू फ्रंट पे देखने को मिली है। तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन को लेकर जो कंसर्न्स थे पिछले कई क्वार्टर्स थे, वो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में मिटिगेट हुए हैं, जिसकी वजह से आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ किसी भी एनालिस्ट के अनुमान से कहीं बेटर देखने को मिली है। फिक्स कॉस्ट काफी हाई रहती है इस कंपनी के लिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है। तो जिस तरह से इनके पेमेंट्स में डिले होता है, उस वजह से कंपनी अपने जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पिछले साल की इसी तिमाही में भी घाटे में थी ऑपरेटिंग फ्रंट पे, इस बार भी घाटे का अनुमान था। लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है और पेमेंट्स टाइम पे मिले हैं शायद इनको इस बार, जिसकी वजह से ये कंपनी इस बार EBITDA फ्रंट पे देखिए मुनाफे में लौटने में कामयाब रही है, जिसकी वजह से मार्जिन पॉजिटिव साइड पे आए हैं। और यही कारण है कि जो मुनाफा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार भी लॉसेस में कंपनी रहेगी। 78 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, यानी कि 54% के आसपास की बढ़त कहीं ना कहीं मुनाफे के फ्रंट में भी देखने को मिली है। तो इनको जो डेटर डेज वो एक कंसर्न था, वो कहीं ना कहीं छठा नजर आया और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ऑर्डर बुक जो कि एनालिस्ट अनुमान कर रहे थे कि 1.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, 1.08 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली है। तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ है और साथ ही साथ आउटलुक को लेकर जहां तक बात है, ऑर्डर बुक बेहद मजबूत है। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद इस कंपनी के लिए जो बुरा दौर है वो खत्म हो गया है। अगर ऐसा परफॉर्मेंस आगे आने वाली 1-2 तिमाही में जारी रहता है,
तो डेफिनेटली शायद एक री रेटिंग की संभावना इस कंपनी में बनती है। जी बिल्कुल, एक री रेटिंग की संभावना बढ़ते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से संदीप ने बताया कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले था BHEL के नतीजों पर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पर्ट देखने को मिला भी है। लेकिन आगे आने वाले नतीजों के ऊपर बात करते हैं, खासतौर पर ONGC के भी नतीजे आज आने वाले हैं। किस तरीके का रुझान है, एस्टिमेट्स क्या कहते हैं, वो भी समझ लेते हैं संदीप से। बताइए संदीप। देखिए, नंबर्स की जहाँ तक बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि जिस तरह से क्रूड के प्राइस में 33% के आसपास का जंप आया था, उसका रिफ्लेक्शन इनके रेवेन्यूज में देखने को मिलेगा। 13.5% के आसपास की बढ़त इनके जो रेवेन्यूज है उसमें देखने को मिलेगी। तेल गैस के जो वॉल्यूम्स है उसमें भी सिक्वेंशली 1 से 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, तो उसका भी फायदा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अबिडा में करीब 32% और मार्जिन भी अगर आप देखें तो 6-6.5% के आसपास की जो बढ़त है उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुनाफा है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपोर्टेड बेसिस पे करीब 23% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये, पिछली तिमाही में ही 2400 करोड़ रुपए के आसपास का एक इंपेयरमेंट गेन था, वो शायद इस क्वार्टर में रिपीट नहीं होगा। अदर इनकम में करीब 51% के आसपास की कमी आएगी और साथ ही साथ एक वन टाइम गेन भी था Q4 में 850 करोड़ रुपए के आसपास का। उस वजह से जो नंबर है वो काफी हाई था, जिसकी वजह से इस बार नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे 23% के आसपास की गिरावट आएगी, बावजूद इसके कि रेवेन्यू में काफी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। तो 2-3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो अदर इनकम, साथ ही साथ इनका जो इंपेयरमेंट गेन था उसका क्या कोई रिफ्लेक्शन इस बार भी देखने को मिलता है, और तीसरी बात, इनका जो वन टाइम गेन था वो नंबर्स में किस बार एडजस्ट होता है इस बार, तो उसके ऊपर मुनाफे का फिगर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कि ONGC के नतीजे किस तरीके के रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मार्केट्स में जिस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, आगे के लिए इंडिकेशंस क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं। FNO बाजार से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बताने के लिए रजत हमारे साथ मौजूद है। रजत, ये बताइए, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, आगे के लिए क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं और खासतौर पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त ट्रेडर्स का फोकस है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट आज बेहतर बात यह है कि बाजार ने सरेंडर नहीं किया। एक अटेम्प्ट हो सकता है दोबारा से लें, नए लेवल्स को छूने का 9000 का स्तर कहीं ना कहीं फोकस में मार्केट्स का, और आज पूरा ही दिन 8900 के लेवल के ऊपर मेंटेन थे। वो इसलिए क्योंकि 8900 और 8800 की स्ट्राइक्स में जोरदार बिकवाली। आज के सत्र में भी 6.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स 8800 की पुट में और 8800 की पुट में भी लगभग 2.5 लाख शेयर्स ऐड होते हुए नजर आए कि ट्रेडर्स हर तरीके से पुट राइटिंग करना इस समय ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। निफ्टी बैंक चढ़ गया आज, ये आज काफ़ी जो था काफ़ी लाइमलाइट में था, और जो बैंकिंग शेयर्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज खरीदारी होती हुई नजर आई, खासतौर से सरकारी बैंक्स में। आप ये देखिए कि ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन सब में ओपन इंटरेस्ट जो है वो 5.5% से 13% का इजाफा एक सिंगल डे में आता हुआ नजर आया, यानी कि ह्यूज खरीदारी। ये सब फ्रेश लॉन्ग्स है जो आज के सत्र में क्रिएट हुए हैं सरकारी बैंकों में। एक शेयर जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, BHEL, देखिए जो जिस लेवल पर अभी खड़ा है, आज का जो लो था वो 134 के आसपास है, वहां से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, 13% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी रिजल्ट्स के बाद BHEL में आती हुई नजर आई। इसके अलावा जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स पे आज एक्यूमुलेशन है, परसेंटेज के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है, लेकिन 1% के आसपास ही ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। और सेंचुरी टेक्सटाइल, गोदरेज कंज्यूमर्स, कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत हैवी खड़ा हुआ है, 16% से 17% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा एक सिंगल डे में। तो बहुत ऐसे काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो कंप्लीटली लाइमलाइट सेक्टर है वो है बैंकिंग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत बताने के लिए कि कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर इस वक्त ट्रेडर्स का फोकस देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बैंकिंग में एक ह्यूज इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। भले आप स्पॉट प्राइसेस की भी बात करें तो PSU बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। कई ऐसे शेयर्स हैं जो अपने 52 वीक्स के हाई पर भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे SBI को भी अगर आप लेंगे जो लार्जेस्ट बैंक है, अभी भी अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी स्पेस की। आज होने वाला है एप्पल का iPhone 7 और iPhone 7 Plus लॉन्च। आज रात 10:30 बजे से आप लाइव कवरेज जी बिजनेस पर देख पाएंगे, जो कि एप्पल का लॉन्च होगा, एप्पल के iPhone 7 का लॉन्च होगा। आप वो लाइव देख पाएंगे हमारे चैनल पर। लेकिन क्या कुछ खास बातें हैं iPhone 7 की, ये भी समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं। सुमित, सबसे पहले तो आप से ये जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में iPhone 7 और iPhone 7 Plus का क्रेज जरूर है, लेकिन खास तौर पर एप्पल के लिए एक आईफोन ने उसकी तकदीर कैसे बदली, ये बताइए। शुक्रिया साक्षी। देखिए, एप्पल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनकी शुरुआत की थी अपनी जो क्योंकि iPod इनका पहला प्रोडक्ट था, इसको इन्होंने लॉन्च किया था। फिर धीरे धीरे ये आईफोन में और उसके मैकिंटोश के साथ साथ जो लैपटॉप है या फिर iPad है उसका भी इन्होंने एक्सपेंशन किया। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब जून 2007 में एप्पल ने इस आईफोन को लॉन्च किया, तब जो सेल्स थी वो करीब 38 लाख
फ़ोन्स के आसपास की थी, जो आज बढ़ के 100 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो अपने सेल्स के हिसाब से देखें तो करीब करीब 2,500 या फिर 25,000% के आसपास सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो एक ज़ोरदार इजाफा तो सेल्स के अंदर हुआ है, लेकिन इस सेल के बढ़ने के साथ साथ एप्पल की जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ी। $17 का शेयर आज $160 के आसपास पहुंच चुका है और एक ज़ोरदार उछाल इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। साथ ही साथ मार्केट कैप भी जो कि करीब $111 बिलियन के आसपास थी, वो अब बढ़ के करीब $570 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो एक जोरदार इजाफा कंपनी की मार्केट कैप के अंदर भी हुआ है। ओवरऑल 2020 तक करीब 200 करोड़ जो आईफोन है वो बेचने का लक्ष्य भी है। और ना केवल ये आईफोन के लिए एक जोरदार स्पर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि ये स्पर्ट जो है ये आईफोन के सप्लायर्स के अंदर भी आया है। 3 मेजर सप्लायर आईफोन के हैं, क्वालकॉम, यूनिवर्सल डिस्प्ले और साथ साथ ताइवान सेमीकंडक्टर्स। इनके शेयरों में एक जोरदार उछाल है और करीब करीब 50 से लेकर 300% तक स्पाइक पिछले 9 साल के दौरान इनके सप्लायर्स के शेयरों के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छी तेजी आईफोन में और उनके सप्लायर्स दोनों के अंदर ही आते हुए एप्पल में और साथ साथ उनके सप्लायर्स दोनों के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ी बीते 9 साल के दौरान। ऑलराइट, लेकिन सुमित ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आप मार्केट कैप का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ह्यूज कंपनी है। अगर बाकी पैरामीटर से कंपेयर किया जाए, निफ्टी की टॉप कंपनीज ले लीजिए, उनके साथ भी कंपेयर किया जाए, तो समझना चाहते हैं कि एप्पल की जो कंपनी है वो कितनी वैल्यूएबल कंपनी है। साक्षी, बहुत ही वाइड इसका अगर वो होगा कंपैरिजन। एप्पल की मार्केट कैप करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, जबकि अगर निफ्टी 50 की मार्केट कैप की बात करें तो निफ्टी 50 की मार्केट कैप करीब 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। टॉप 10 कंपनीज कोई भी उठा लीजिए आप, चाहे TCS, रिलायंस, SBI, HDFC, कोल इंडिया, ITC, इन्फोसिस, इन सभी कंपनी को भी मिला देंगे तो भी एप्पल के कंपैरिजन में कहीं नहीं खड़े हो पाते। HCL के कंपैरिजन में करीब 20 देश की बड़ी कंपनियों के मुकाबले उनकी मार्केट कैप बैठती है। रादर ये साइज इतना बड़ा है कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 170 देशों की GDP से ज़्यादा एप्पल की मार्केट कैप है और जितना एप्पल साल भर में रेवेन्यू कमाती है वो करीब करीब 140 देशों की GDP से ज़्यादा है। $180 करोड़ कंपनी की सालाना आधार पर रेवेन्यूज़ हैं, जो कि करीब 140 देशों से ज़्यादा है। तो एप्पल के जो मार्केट कैप है वो, एप्पल के जो रेवेन्यूज़ हैं वो, और एप्पल का जो स्टेटस है वो, और साथ ही एप्पल का जो स्टेचर है वो, ये सभी चीज़ें कई दिग्गज कंपनियों, कई दिग्गज देशों से कहीं ज़्यादा ऊपर माना जा रहा है। एब्सोल्युटली, मार्केट के कैप के लिहाज से हो या फिर GDP भी कई कंपनियों की इस पूरे ही वैल्यूएबल कंपनी से नीचे है। तो ये काफ़ी आकर्षक बात है। और जिस तरीके से आज ये लॉन्च होने वाला है, एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि पिछले साल से भी बड़े तरीके से ये लॉन्च होगा और दुनिया भर में ऑलरेडी जो क्रेज़ है, लाइनों में लोग लगते हैं iPhone 7 को खरीदने के लिए और आप भी आज इसके लाइव विजुअल्स देख पाएंगे शाम को 10:30 बजे। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए LPG सब्सिडी खत्म की जा सकती है। सरकार की LPG सब्सिडी खत्म करने की योजना है और मुमकिन ये भी है कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को ही LPG पर सब्सिडी मिली जाए। इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं, प्रकाश प्रियदर्शी। बताइए प्रकाश, क्या है पूरी खबर आपके पास? देखिए, बड़ी खबर आ रही है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कहा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं और सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच जो गैप है वो कम हुआ है, तो अब सरकार के पास ये रूम है कि वो इसके बारे में आगे सोचे और सब्सिडी को रेशनलाइज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाए। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो अभी क्या है 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए जो LPG सब्सिडी खत्म हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक 10 लाख रुपए से कम इनकम वाले लोगों की सब्सिडी भी जो है LPG सब्सिडी को खत्म की जा सकती है। कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि जो सब्सिडी हो अब किसको दिया जाए। पेट्रोलियम मिनिस्टर के मुताबिक जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी दिया जाए और जो लोग कैपेबल हैं मार्केट रेट पे सिलेंडर खरीदने में उनकी सब्सिडी खत्म की जाए। तो जाहिर तौर पे जो विकल्पों पे विचार किया जा रहा है उसमें जो BPL फैमिलीज हैं उनके लिए सब्सिडी बरकरार रखी जा सकती है और एक विकल्प ये भी है कि जो मिनिमम इनकम ग्रुप है उसके लिए सब्सिडी को बरकरार रखा जाए और बाकी लोगों की सब्सिडी खत्म की जाए। इस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि काफी पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है, सरकार को फूंक कर कदम रख रही है और कोशिश कर रही है कि सबका इस पे कंसेंसस बनाया जाए, सहमति बनाया जाए और फिर उसके बाद आगे बढ़ी जाए। तो इससे कई सरकार का जो सब्सिडी बर्डन है वो भी कम होगा और दूसरी तरफ सरकार जो है जो उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री कनेक्शंस दे रही है BPL फैमिलीज को, तो इस पैसे का इस्तेमाल वो उस तरफ भी कर सकती है। तो
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर को समझाने के लिए। खास तौर पर एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स का इस पूरे कदम को लेकर क्या कहना है ये भी आपको समझा देते हैं। सरकार सब्सिडी की शर्तों के ऊपर तैयारी में जुट चुकी है और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही एलपीजी पर सब्सिडी लेनी चाहिए। देखिए, अभी तो एलपीजी पे सब्सिडी है, लेकिन विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए और मैंने कहा कि सब्सिडी धीरे धीरे कुछ चंद लोगों को दिया जाएगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी दिया जाएगा। जो लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको सरकार अभी निवेदन कर रही है, अभी कुछ छोटे मोटे दाम भी बढ़ा रहा है, लेकिन आगे चल के ज़रूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलेगी। जिनको ज़रूरत नहीं है उनसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा सर? आपकी मदद चाहिए, आपके उसमें कम से कम डिबेट, मैं तो चाहता हूँ इस डिबेट को, क्या आज 1,500-2 हज़ार रुपया की सब्सिडी सबको लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए, मेरे को लेनी चाहिए, यही मुझसे मुख्य विषय है। हम उसमें एक वितर्क चाहते हैं। साथ ही ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आर.एस. शर्मा के मुताबिक एलपीजी सब्सिडी को लेकर सरकार सही दिशा में काम कर रही है। एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का फायदा पूरी अपस्ट्रीम कंपनियों को और साथ ही डाउनस्ट्रीम कंपनियों को भी मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला है, मैं एकदम सहमत करता हूँ। ओएनजीसी के लिए ही नहीं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सभी कंपनीज के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला है। और क्योंकि सरकार के जैसे भी सरकार से निर्णय हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है उसके तहत ये लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, इस वक्त जो क्रूड ऑयल के दाम वैसे ही नीचे हैं, तो प्रोडक्ट्स के दाम भी ऐसे हैं कि उसमें तो ठीक है इस हिसाब से। और मैं तो जिस हिसाब से सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है कि 2-2 रुपए पर महीना और 25 पैसा पर महीना केरोसिन पे, 2 रुपया एलपीजी पे, यही तरीका मैं बहुत समय से बोलता आ रहा हूँ कि अगर इस हिसाब से इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्लीमेंट हो। ऑलराइट, तो आपने सुना आर.एस. शर्मा को, जिनका मानना है कि ये कदम काफी पॉजिटिव है और खास तौर पर अपस्ट्रीम कंपनियों को इससे बेहद फायदा होगा। इसी नोट पर बजिंग न्यूज को यहीं समेटते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।